हो गया, बैठ गए सब लोग? ठीक है, कल हम लोग फिजिक्स शुरू किए थे, भौतिकी, जिसमें कि हम लोग लाइट यानी कि प्रकाश शुरू किए थे। ठीक है, ऑप्टिक्स। तो किसी को कोई डाउट है कल के क्लास में? कोई डाउट नहीं है? घर जाके थोड़ा बहुत पढ़े थे? देखो एक चीज ध्यान रखना, ये मतलब हम नहीं बोल रहे हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट का ये कहना है कि जिस दिन तुम जो भी क्लास किए हो उसी दिन अगर रिवाइज करोगे तुमको सबसे कम टाइम लगेगा। मैक्सिमम टाइम स्पैन उसका 1 हफ्ता है। अगर 1 हफ्ता तक तुम उसको रिवाइज नहीं किए तो तुम्हारा क्लास किया हुआ बर्बाद हो जाता है बेसिकली, क्योंकि तुम जो भी समझे हो, एक दिमाग का कैपेसिटी होता है कि 1 हफ्ते तक वो मैक्सिमम रिटेन रहेगा, उसके बाद खत्म हो जाता है। और सेम डे करो तो बेस्ट है। सेम डे करोगे तो 15-20 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए आई थिंक। ठीक है, तो सेम डे जाके एटलीस्ट रिवाइज कर लेना और एक टॉपिक खत्म हो तो उसका क्वेश्चन कर लेना। ठीक है, हम लोग क्लास शुरू किए थे कि प्रकाश कौन सा वेव है, कौन सा तरंग है? विद्युत चुंबकीय यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, और अनुप्रस्थ तरंग है यानी कि ट्रांसवर्स वेव है। ठीक है, ये हम लोग कर लिए। फिर हम लोग एंगस्ट्रॉम देख लिए थे। 1 एंगस्ट्रॉम मीटर में कितना है? 10⁻⁻10 मीटर। यहां देख लिए थे नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर होता है। इस तरीके से हम सारा कन्वर्जन देख लिए थे कि ठीक है, इस किसी को भी किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर हम लोग देखे क्या होता है तरंग दैर्ध्य यानी कि वेव लेंथ। एक क्रेस्ट से दूसरे क्रेस्ट की दूरी यानी कि, या एक ट्रफ यानी कि एक गर्त से दूसरे गर्त की दूरी को हम लोग वेव लेंथ बोल लेते। फिर नेक्स्ट, जिसको हम लोग किससे डिनोट कर रहे थे? लैम्डा से डिनोट कर रहे थे। फिर हम लोग नेक्स्ट टर्म पढ़े, फ्रीक्वेंसी पढ़े। अच्छा, वेवलेंथ का ये एसआई यूनिट क्या था? मीटर। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग पढ़े फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या बोले कि 1 सेकंड में कितना चक्कर लगा। पीछे से भी बोलो ना, तुम लोग थे ना लास्ट क्लास में, तो पीछे से भी बोलो 1 सेकंड में कितना चक्कर लगाते हैं, उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी बोले थे। फ्रीक्वेंसी का यूनिट पीछे से बताओ? हर्ट्ज। ठीक है, मीटर नहीं, कोई मीटर यहां से आवाज आ रहा था, हर्ट्ज है फ्रीक्वेंसी का यूनिट। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट हम लोग पढ़े तरंग वेग यानी कि वेव वेलोसिटी पढ़े। ठीक है, वेव वेलोसिटी फॉर्मूला क्या था? v इज इक्वल टू एन इंटू लैम्डा, जहां की एन क्या था? फ्रीक्वेंसी था, और लैम्डा मतलब वेवलेंथ था। ठीक है, फ्रीक्वेंसी को हम लोग एन से भी बोलते हैं, न्यू से भी बोलते हैं, एफ से भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद हम लोग क्या पढ़े? कुछ प्रकाश के बारे में पढ़े, कुछ पॉइंट्स पढ़े, पॉइंट वाइज पढ़े कि भाई टाइम, सबसे पहले इंफ्रारेड के कारण वन ऑफ द रीजन है कि हीट होता है सनरेज। फिर सूरज की जो किरण है वो इंफ्रारेड के कारण यानी कि वो अवरक्त किरण के कारण वो जो होता है उसमें गर्मी रहता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लाइन पढ़े थे कि सूर्य की रोशनी को धरती तक आने में कितना सेकंड लगता है? 8 मिनट 19 सेकंड। अगर 4 ऑप्शन वाले में 8 भी है तो राउंड ऑफ करने पे 8 आ जाता है, वहां पे ये नहीं कि छोड़ देना कि क्वेश्चन गलत है। ठीक है, 5 ऑप्शन में अगर 5 ऑप्शन वाला कोई एग्जाम दे रहे हो और जहां नन ऑफ द अबव है, अगर 8 दिया तब नन ऑफ द अबव दे सकते हो। लेकिन अगर 4 ऑप्शन वाले एग्जाम में 8 भी है, क्योंकि राउंड ऑफ करके उसको 8 हम कर सकते हैं। ठीक है, जो 499 सेकंड के लगभग आता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़े कि चंद्रमा का किरण हम लोग के तक कितने सेकंड में पहुंचता है? 1.28, जिसको राउंड ऑफ करके 1.3 भी बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़े कि कौन कौन सा क्या क्या दिया है। पहले तो सीधी रेखा वाला बात पढ़े कि प्रकाश एक माध्यम के अंदर क्या होता है? सीधी रेखा में गमन करता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग पढ़े कि सबसे पहले न्यूटन ने कौन सा सिद्धांत दिया था कि प्रकाश किससे बना है? फोटोन नहीं, छोटे छोटे कणों से बना है, जिसके कारण वो सीधे रेखा में चलता है, ये न्यूटन बोला था। ठीक है, नेक्स्ट हो गया न्यूटन क्या बोला था? वो श्वेत प्रकाश जो है वो 7 रंगों में आता है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे थे? विबग्योर बोल रहे थे। पीछे से भी 7 दो ना। हाँ बोल रहे हो, अच्छा ठीक है ठीक है, मुंह चलता हुआ दिख नहीं रहा था इसीलिए। ठीक है, चलो 1-2 नजर पड़ा कि नहीं दे लो, पीछे से भी सब लोग 7 दो। ठीक है, विबग्योर में उसके बाद सबसे पहले ह्यूजन भाई साहब ने क्या बोला था? प्रकाश के सिद्धांत का व्याख्या किया था। उसके बाद थॉमस यंग भाई साहब ने बोला था कि व्यक्तिकरण का, प्रकाश के व्यक्तिकरण का सिद्धांत दिया था। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आ गए हमारे आइंस्टाइन बाबू। ठीक है, आइंस्टाइन बाबू क्या बोले 1905 में? प्रकाश जो है छोटे छोटे पैकेट, जिसको हम लोग फोटोन बोलते हैं, उस फोटोन का ऊर्जा जो होता है एनर्जी यानी कि क्या होता है? एच म्यू या
उसको हम लोग एच सी बाई लैम्डा भी बोल सकते हैं, मतलब म्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा होता है। यहां से एक फॉर्मूला ये भी तो निकल रहा है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा, जहां सी क्या होता है स्पीड ऑफ लाइट, और न्यू और लैम्डा तो हम लोग को पता ही है। यहां तक हम लोग आई थिंक कर चुके थे, इसके आगे नहीं किए थे हम लोग, ठीक है। तो अब हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट बात पे पहुंच रहे हैं, जिससे बहुत सारा क्वेश्चन आता है। ये जो मेरा विब ग्योर है, ठीक है, इसमें किसी का हो सकता है वेवलेंथ कम हो और किसी का ज्यादा हो, ठीक है। ये अप्रोक्स 3900 एंगस्ट्रॉम से 7600 का भी पे सही, 7800, 76 या 7800, 7700 अलग अलग बुक में अलग अलग दिया हुआ है। दो तीन तुम बुक अगर रेफर करोगे, कहीं 7800 दिया है, कहीं 7600 दिया हुआ है, कहीं इसको 390 को 400 नैनोमीटर बोल देता है नैनोमीटर में, ठीक है। तो बहुत डिफरेंस नहीं आता है, 10 टू पावर -10 की बात कर रहे हैं हम लोग। ये एंगस्ट्रॉम लग गया है, मतलब ये इंटू 3900 इंटू 10 टू पावर -10 बन गया। तो ये मेरा वेवलेंथ का यानी कि तरंग दैर्ध्य का मेरा रेंज है कि यहां से यहां तक होता है। तो इसका मतलब हो गया कि सारे जो विबग्योर है श्वेत प्रकाश का जो साथ में हम बांटे हैं, सबका तरंग दैर्ध्य एक जैसा नहीं है, किसी का कम होगा और किसी का ज्यादा होगा, किसी का 3900 होगा स्टार्ट होगा और किसी का 7600 होगा। तो सबसे कम जो तरंग दैर्ध्य होता है वो होता है आपका वायलेट का, मतलब इसका हो जाएगा 3900, और ऐसे जो है मेरा तरंग दैर्ध्य यानी कि वेवलेंथ ऐसे बढ़ता है, और सबसे ज्यादा इसमें रेड का हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी भाई साहब का एक हम फॉर्मूला देखे थे, फ्रीक्वेंसी में क्या हो रहा था, सी तो मेरा कांस्टेंट होता है, मतलब वो वेवलेंथ से क्या चल रहा था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, उल्टा चल रहा था। ये बात समझ में आ रहा है, म्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा, मतलब म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, मतलब ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, जस्ट उल्टा रिलेशन है। अभी हम लोग तुरंत देखे यहां पे कि लैम्डा जो है मेरा सबसे कम वायलेट का है, सबसे ज्यादा रेड का है, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, सबसे कम किसका हो जाएगा, रेड का, वायलेट बोले थे सबसे कम, जस्ट उल्टा हो जाएगा ना, सबसे कम फ्रीक्वेंसी जो है वो तुम्हारा रेड का हो जाएगा और सबसे ज्यादा वायलेट का हो जाएगा। ये एरो का डायरेक्शन समझ में आ रहा है, मतलब ऐसे ऐसे बढ़ते जा रहा है, सबसे कम वायलेट, फिर इंडिगो, फिर ऐसे करते करते और सबसे ज्यादा रेड तरंग दैर्ध्य। और इसका ठीक उल्टा फ्रीक्वेंसी क्यों हुआ, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। नहीं समझ में आ रहा है, फास्ट हो रहा है क्या, सबको समझ में आ रहा है ना ये बात, कि थोड़ा धीरे समझाए, ठीक है ठीक है ठीक है, एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। सबसे कम जो है तुम्हारा तरंग दैर्ध्य, ये पहले खाली एक चीज तुमको याद करना है कि ये जो विबग्योर में है जो तरंग दैर्ध्य है, जो मेरा लैम्डा है, यानी कि जो वेवलेंथ है वो यहां से इस साइड बढ़ता है। ये एरो का डायरेक्शन याद रख लेना, विबग्योर शुरू होता है ना, तो वी से ही मेरा एरो शुरू होगा और आर पे खत्म होगा। ये चीज एकदम बेसिक, सबसे पहला टर्म हम लोग क्लास में पढ़े थे वेवलेंथ। वेवलेंथ सबसे बेसिक चीज भी होता है किसी भी चीज का, तो ऐसे ये रटने का तरीका हम तुम लोग को सिखा रहे हैं कि विबग्योर जैसे ही लिखोगे, विबग्योर तो सबको बाय हार्ट है, ठीक है। तो जहां से शुरू हो रहा है और आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो शुरू हो रहा है जहां से, वहां सबसे कम होगा और जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। क्या बढ़ता जाएगा, वेवलेंथ यानी कि तरंग दैर्ध्य, यानी कि मेरा लैम्डा। यहां तक क्लियर है। अभी हम लोग एक फॉर्मूला देखे थे, वी फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा, मतलब फ्रीक्वेंसी जो है वो लैम्डा से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, उल्टा रिलेशन है। ये समझ में आ रहा है कि अगर ये जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे ये घटेगा। नेचुरल बात है कि सामने डिनोमिनेटर में कुछ है, तो इस साइड जो है वो उल्टा साइड, उल्टा डिनोमिनेटर घटेगा तो उल्टा साइड में न्यूमरेटर बढ़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए फ्रीक्वेंसी इसका ठीक क्या होना चाहिए, उल्टा होना चाहिए। उल्टा होना चाहिए मतलब सबसे ज्यादा जिसका वेवलेंथ है उसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, सबसे कम होगा, मतलब आवृत्ति जिसका सबसे कम तरंग दैर्ध्य है उसी का सबसे ज्यादा आवृत्ति होगा। तो तरंग दैर्ध्य सबसे कम किसका था, वायलेट यानी बैगनी का था, तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति किसका होगा, वायलेट का होगा। तो ऐसे हम ये डायरेक्शन एरो का उल्टा ऐसे बना सकते हैं। यहां तक क्लियर हो गया। अब तुम लोग हमको बताओ, एक फॉर्मूला हम कल बताए थे ऊर्जा का, एनर्जी का, तो वो जो है क्या फॉर्मूला था, एच म्यू या एच सी बाई लैम्डा। तो ये
एरो में हम ऊर्जा यहां लिखे ई या यहां लिखे, नीचे लिखे या ऊपर लिखे ई? क्वेश्चन फिर से समझो, ये ऊपर, पीछे से भी कोई बोला था ऊपर होगा? कौन बोला था ऊपर होगा पीछे से? हाँ वेरी गुड, यहां से भी बोली ऊपर होगा। ठीक है, दो लोग सही बोल रहे थे, क्वेश्चन नहीं समझे लगता है, फिर से हम समझाते हैं। ये एरो ऐसे जो बना है, इसका मतलब क्या हुआ कि इधर सबसे कम है और इधर सबसे ज्यादा है, ये याद हो गया। वायलेट का सबसे कम है और आर का सबसे ज्यादा है, क्या मेरा तरंग दैर्ध्य। उसका ठीक उल्टा चलेगा मेरा आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब रेड का सबसे कम होगा और वायलेट का सबसे ज्यादा होगा। मतलब एरो हम ऐसे कर सकते हैं, ये एरो मतलब ऐसे जिस साइड एरो जा रहा है उस साइड बढ़ते जा रहा है। ये एरो का डायरेक्शन समझ रहे हो, जहां पे एरो का स्टार्ट है उसका सबसे, जो भी चीज के बारे में हम लिख रहे हैं वो सबसे कम है, और जैसे जैसे एरो आगे बढ़ते जाएंगे वो सबसे बढ़ते जाएगा। मतलब अगर हम ग्रीन और ब्लू में पूछे, हरा और नीला में पूछे, किसका तुम्हारा फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, ब्लू का कि ग्रीन का? ब्लू का फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। और किसका तुम्हारा वेवलेंथ यानी कि तरंग दैर्ध्य ज्यादा है? ब्लू कुछ लोग क्यों बोल रहे हो, ग्रीन का ना, ये तरंग दैर्ध्य ऐसे है तो इससे आगे ये एरो के पोजीशन में, तो ग्रीन का ज्यादा है। अब मेरा क्वेश्चन समझो कि जो एनर्जी है उसको यहां लिखे, उसका एरो ऐसे बढ़ेगा, मतलब रेड का सबसे कम होगा एनर्जी और वायलेट का सबसे ज्यादा होगा, या उल्टा होगा, वायलेट का सबसे कम होगा रेड का सबसे ज्यादा होगा? रेड का सबसे कम होगा कि ज्यादा होगा ऊर्जा? अच्छा, कम कितना लोग बोल रहे हैं, रेड का सबसे कम होगा, क्या ऊर्जा के बारे में बोल रहे हैं? ठीक है, सबसे कम होगा रेड का, ठीक है, और सबसे ज्यादा होगा रेड का, कितना लोग बोल रहे हैं यार? तो मतलब 20-25 लोग बोल रहे हैं, बाकी लोग कहां है? सब लोग जवाब दो। वो नन ऑफ दिस का ऑप्शन नहीं, एग्जाम नहीं चल रहा है तुम लोग का, नन ऑफ दिस का ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, दोनों में से एक ऑप्शन चुनना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर से हम पूछ रहे हैं क्वेश्चन, सब लोग हाथ उठाना जिसको जो है। कितने लोग बोल रहे हो कि रेड का जो है ऊर्जा जो है सबसे ज्यादा होगा? 1 2 और बाकी लोग? 3 लोग बोल रहे हैं कि, पीछे से 3-4 लोग बोल रहे हैं कि रेड का ऊर्जा जो है, लाल का जो ऊर्जा है यानी कि एनर्जी सबसे ज्यादा होगा। कितने लोग बोल रहे हैं कि रेड का जो है ऊर्जा सबसे कम होगा? ठीक है, बाकी सारे लोग बोल रहे हैं, वो तो ज्यादातर लोग, यहां क्राउड के साथ कौन बनेगा करोड़पति है, क्राउड जनता सही आंसर दे रही है। क्यों? क्योंकि एनर्जी का फॉर्मूला क्या था तुम्हारा, एच म्यू, या इसको एफ भी लिख सकते हैं, एच इंटू एफ फ्रीक्वेंसी, यही था ना। तो फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे बढ़ेगा यानी कि आवृत्ति जैसे जैसे बढ़ेगा, वैसे ही वैसे एनर्जी यानी कि ऊर्जा भी बढ़ेगा। ये बात समझ में आ रहा है? ये जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे ही वैसे ये बढ़ेगा ना, ये फॉर्मूला बेसिक बात है मैथ्स का, ये सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो क्योंकि एफ ऊपर है तो एफ ऐसे चल रहा है, तो एनर्जी भी मेरा ऐसे ही चलेगा, यानी कि रेड का सबसे कम होगा और वायलेट का सबसे ज्यादा होगा। ये बात समझ में आ रहा है सबको? ये डायग्राम लिख लो, पहले बना लो। इसमें और भी बहुत सारा चीज जोड़ेंगे हम, एक ही डायग्राम में तुमको सारा धीरे धीरे जैसे जैसे टॉपिक आएगा ना इसमें जुड़ते जाएगा, और लास्ट में एक फाइनल डायग्राम बनाएंगे, उसको रट लोगे तो तुम्हारा 40-50 क्वेश्चन, मतलब एक एग्जाम का नहीं, मतलब एग्जाम में 40-50 है, साल भर के जितने भी एग्जाम आते हैं 40-50 क्वेश्चन इस पॉइंट से आते हैं अगर ऑप्टिक्स का है तो। ठीक है, अगर साल भर का जितना सारा एग्जाम कर लोगे तो इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। किसका तरंग दैर्ध्य ज्यादा है, किसका कम है, वायलेट का ज्यादा है, ब्लू का कम है, किसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, मतलब आवृत्ति किसका ज्यादा है, किसका कम है, किसका ऊर्जा ज्यादा है, किसका ऊर्जा कम है। ठीक है, ठीक है, ये लिख लिए। लैम्डा यहां पे लिख लेना अपना, हिंदी में लिख रहे हो तो तरंग दैर्ध्य, इंग्लिश में लिख रहे हो तो वेवलेंथ, और यहां पे फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति। ठीक है, और यहां पे ई मतलब एनर्जी यानी कि ऊर्जा। ठीक है, तुम हिंदी लिख रहे हो तो हिंदी में लिखना, इंग्लिश लिख रहे हो तो इंग्लिश में लिखना। अच्छे से समझ में आ रहा है? यहां तक कोई डाउट नहीं है? इसमें लिख लो लाल प्रकाश का, नीचे लिखो लाल प्रकाश में, लाल प्रकाश में, ठीक है, हैंडराइटिंग मेरा हिंदी का बहुत ज्यादा खराब है तो
दिख रहा है ना, समझ में आ रहा है, हम बोल भी रहे हैं साथ में। तरंग दैर्ध्य, यहां पे लिखो तरंग दैर्ध्य और यहां पे लिखो फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। हिंदी में तरंग दैर्ध्य, यहां पे आवृत्ति, ऐसे एक एरो बनाओ। यहां पे लाल लिखो, लाल डैश, दो डैश बनाओ, ऊपर वाले एरो में लिखो तरंग दैर्ध्य, नीचे वाले में लिखो आवृत्ति। अब इसमें अधिक और इसमें कम होगा या इसमें कम इसमें अधिक होगा, तुम लोग बताओ। यहां क्या लिखे, अधिक लिखे या कम लिखे? तो इसको लिखो अधिक और इसको लिखो कम। बात समझ रहे हो? समझ में है? यहां पे डाउट आ रहा था किसी को? सबको समझ में आ रहा है ये बात? लाल प्रकाश का सबसे तरंग दैर्ध्य क्या होगा, सबसे अधिक होगा, यानी कि फ्रीक्वेंसी उसका सबसे कम होगा। ठीक है, यानी कि ऊर्जा भी सबसे कम भी होगा। तीसरा लाइन भी बना दो, जब ऊर्जा का हम बता ही दिए तो यहां पे ऊर्जा जो है वो सबसे क्या हो जाएगा, कम। इसका ठीक उल्टा करो तुम, यहां पे लिखो बैगनी। ठीक है, दीर्घिकार ही होता है ना, बैगनी। ठीक है, यानी कि वायलेट, इंग्लिश वाले इसको वायलेट लिखना। ठीक है, इससे फिर से 3 एरो ऐसे ही निकालो, यहां पे तरंग दैर्ध्य, यहां पे आवृत्ति और यहां पे तुम्हारा ऊर्जा। पीछे नहीं दिख रहा है तो हम बता दे रहे हैं, वायलेट से हम लोग 3 एरो निकाले। सबसे ऊपर वाले एरो में हम लोग लिखे तरंग दैर्ध्य यानी कि लैम्डा यानी कि वेवलेंथ। दूसरे एरो में हम लोग लिखे आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी यानी कि एफ। और तीसरे एरो में हम लोग लिखे ऊर्जा यानी कि एनर्जी यानी कि ई। ठीक है, ये तीनों लिखे। अब इसमें कम अधिक बताओ, सबसे पहले इसमें क्या लिखा है, अधिक की कम? कम। ठीक है, यहां पे लिखो कम, यहां पे क्या लिखेंगे, अधिक। सबको समझ में आ रहा है? अच्छा, लास्ट रो से बताओ, ये एनर्जी के आगे क्या लिखेंगे, यहां से नहीं, पीछे से बताओ। यहां पे ई के आगे अधिक लिखे कि कम लिखे? अधिक लिखे ना, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको? डायरेक्ट क्वेश्चन तुम्हारा यहां से आता है। जो लोग भी क्वेश्चंस देखे होंगे उन लोग को यह बात समझ में आ रहा होगा कि भाई यहां से क्वेश्चंस कैसे आते हैं। चारों ऑप्शन दे देगा। कई बार क्या करता है बता रहे हैं, अब जैसे सबसे अधिक और वो कम रटने से नहीं काम चलेगा, ये एरो का डायरेक्शन ही। कई बार क्या करेगा कि 4 ऑप्शन में यही 4 देगा, पूछेगा कि इनमें से सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसका है, और 4 ऑप्शन दे दिया, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज। तो क्या बोलोगे, ब्लू। समझ रहे हो ये बात, समझ रहे हो ना? ऑप्शन में जरूरी नहीं कि हर बार वायलेट दे या रेड दे, एक्सट्रीम एंड वाला दे। अंदर का भी तुमको पता होना चाहिए कि ऐसे बढ़ रहा है पूरा और ऐसे पूरा घट रहा है, जो भी है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो प्रकाश की चाल। हेडिंग नेक्स्ट डालो, प्रकाश की चाल यानी कि स्पीड ऑफ लाइट। क्या कोई डाउट है क्या किसी को? यहां तक कोई डाउट नहीं है? ठीक है, इसमें हम लोग एक पहला पॉइंट लिखो, प्रकाश की चाल माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। प्रकाश की चाल माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो जहां से पास कर रहा है, माध्यम मतलब जिस जगह से वो पास कर रहा है, जिस मीडियम से जा रहा है, जिस माध्यम से जा रहा है, उसके प्रकृति पे डिपेंड करेगा। अब भाई प्रकृति पे डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? प्रकृति मतलब कुछ हो रहा होगा, मतलब ये तो बहुत वेग सा वर्ड है ना, प्रकृति पे डिपेंड कर रहा है। तो प्रकृति मतलब यहां पे हम लोग बोल रहे हैं उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो भी उसका मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि अपवर्तनांक, उसके जो भी माध्यम है उसके अपवर्तनांक पे डिपेंड करता है कि उसका प्रकाश का जो है वो तेज चलेगा या धीरे चलेगा। अपवर्तनांक मतलब क्या हुआ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हर जगह का अलग अलग होता है। जैसे वैक्यूम या एयर का हम लोग एक मान रहे हैं, तो जैसे जैसे हम लोग
पानी में एक बात बताओ, पानी में हम कल भी बताए थे ये बात, पानी में और यहां हवा में, दोनों में प्रकाश सेम गति से चलेगा? नहीं सर, क्योंकि पानी में जो है वो थोड़ा धीरे चलेगा, हवा में थोड़ा वो ज्यादा तेजी से चलेगा। मतलब पानी और हवा में क्या ऐसा फर्क है जो धीरे या वो तेज हो रहा है? तो वो फर्क जो है, जो प्रकाश के स्पीड यानी कि चाल को अलग कर रहा है, वो फर्क ही को हम लोग क्या बोल रहे हैं, उस जगह का, उस माध्यम का अपवर्तनांक, यानी कि इंग्लिश में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो नेक्स्ट लाइन लिखो, यहां पर माध्यम की प्रकृति, पहला लाइन था प्रकाश की चाल माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है, फुल स्टॉप। यहां पर माध्यम की प्रकृति का अर्थ माध्यम के अपवर्तनांक, ठीक है, यानी कि इंग्लिश वाले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, REFRACTIVE इंडेक्स, ठीक है, हिंदी वाले अपवर्तनांक, यहां पे डॉट है दिख रहा है ना, ठीक है। यहां पर माध्यम की प्रकृति का अर्थ माध्यम के अपवर्तनांक यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अर्थात फुल स्टॉप के बाद लिखना, अर्थात प्रकाश की चाल, अर्थात प्रकाश की चाल अपवर्तनांक पर निर्भर करती है, अर्थात प्रकाश की चाल अपवर्तनांक यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर निर्भर करती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, प्रकाश की चाल सबसे अधिक, प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात यानी कि इंग्लिश में वैक्यूम, प्रकाश की चाल सबसे अधिक यानी कि निर्वात, सॉरी यानी कि वैक्यूम में, कॉमा उससे कम वायु में, निर्वात में, कॉमा, देखो हम बार बार इंग्लिश और हिंदी वर्ड स्पेसिफिक टर्म्स का खाली बोल रहे हैं, जैसे बाकी सब तो सबको समझ में आ रहा है ना, इंग्लिश वाले को खाली वहां निर्वात वर्ड नहीं पता होगा, जो इंग्लिश मीडियम में पढ़े हैं उसको निर्वात मतलब नहीं हो, इसीलिए हम सिर्फ टर्म का एक इंग्लिश वर्ड बोल रहे हैं, जैसे बाकी सबको समझ में आता है, चाहे इंग्लिश मीडियम से हो चाहे हिंदी मीडियम से हो, ठीक है ना। इंग्लिश में, अब इंग्लिश मीडियम वाले उसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़े, हिंदी मीडियम वाले उसको अपवर्तनांक पढ़े, तो इसीलिए हम सिर्फ टर्म का इंग्लिश हिंदी दोनों बोल रहे हैं, जिसको इंग्लिश सूट कर रहा है वही इंग्लिश लिखो, जिसको हिंदी सूट कर रहा है वही हिंदी लिखो, बात समझ रहे हो ना, ठीक है। तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में यानी कि वैक्यूम में, कॉमा उससे कम वायु में यानी कि एयर में, उससे कम वायु में यानी कि एयर में, कॉमा उससे कम द्रव्य में यानी कि लिक्विड में, उससे कम द्रव्य में यानी कि लिक्विड में, तथा सबसे कम ठोस में होती है, ठोस मतलब सॉलिड, तथा सबसे कम ठोस में होता है, ठोस मतलब सॉलिड, तो सबसे अधिक हम लोग क्या बोले, निर्वात में यानी कि वैक्यूम में, उसका स्पीड कितना होता है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, उससे बहुत स्लाइटली कम जो होता है वो किसमें होता है तुम्हारा, एयर में, तो एयर में भी इसको ऐसे ही मानते हैं, इतना ही मतलब 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड ही मानते हैं, और उससे कम फिर मेरा लिक्विड और उससे कम मेरा सॉलिड में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, यदि प्रकाश की आवृत्ति n, यदि प्रकाश की आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी n तथा
तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ लैम्डा यदि प्रकाश की आवृत्ति फ्रीक्वेंसी n तथा तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ लैम्डा दिया हो तब प्रकाश का चाल क्या हो रहा है? ज्यादा फास्ट हो रहा है क्या लिखने में? थोड़ा फास्ट लिखो ना, इतना मतलब लिखने में ज्यादा टाइम, समझाने में ज्यादा टाइम देंगे ना, लिखने में ज्यादा टाइम मतलब टाइम का वेस्टेज है, तुम लोग का टाइम कीमती है, थोड़ा शॉर्टकट से लिखा करो। अब बार बार हम वेवलेंथ लिखवा रहे हैं तो तुम खाली लैम्डा लिख लो, तुमको समझ पकड़ ली हो तो बात। बार बार हम तरंग दैर्ध्य लिखा रहे हैं तो तुम खाली वहां लैम्डा लिखो ना, बार बार हम फ्रीक्वेंसी लिखवा रहे हैं, साइन तुमको पता चल गया है तो वहां खाली एन लिख लो। थोड़ा स्मार्ट वर्क करो, हम बार बार बोल रहे हैं। और हिंदी इंग्लिश दोनों मत लिखने लगना, नहीं तो लेट होगा। जिसको जो सूट कर रहा है सिर्फ एक ही चीज लिखना, ठीक है? यदि प्रकाश की आवृत्ति n तथा तरंग दैर्ध्य लैम्डा दिया हो तब प्रकाश की चाल v इक्वल टू एन लैम्डा। ये हम पहले भी फॉर्मूला बताए थे कल। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, ये नया फॉर्मूला आएगा इसमें। यदि किसी माध्यम यानी मीडियम का अपवर्तनांक दिया हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हो, यदि किसी माध्यम का अपवर्तनांक दिया हो तो उस माध्यम में प्रकाश की चाल, तो उस माध्यम में प्रकाश की चाल u इज इक्वल टू सी बाई म्यू। u इज इक्वल टू सी बाई म्यू, ठीक है? जहां की c इज इक्वल टू निर्वात में प्रकाश की चाल, जहां की c इक्वल टू निर्वात में प्रकाश की चाल, जो कि कितना होगा लिख लेना वहां पे, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये कम से कम 10-12 बार हम कल से बोल चुके हैं, अब तो याद हो गया होगा सबको कि प्रकाश की चाल निर्वात या हवा एयर में कितना है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है? म्यू इज इक्वल टू लिखो क्या, C इक्वल टू नहीं समझे, C इक्वल टू क्या हो गया, निर्वात में प्रकाश की चाल। C यूनिवर्सल है, ये ऐसा नया नहीं है। जहां भी C लिखा हो इसका मतलब वो क्या बोल रहा है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जो कि होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये सिर्फ इस फॉर्मूला के लिए नहीं है, फिजिक्स में कहीं भी C लिखा होगा स्मॉल c, उस स्मॉल c का मतलब होता है स्पीड ऑफ लाइट। जो आइंस्टाइन का बचपन से जो थ्योरी पढ़े हैं, E इक्वल टू mc², वहां का भी जो c है वही c का बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है? म्यू इज इक्वल टू माध्यम का अपवर्तनांक यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, माध्यम का अपवर्तनांक यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। लाइट नहीं, मीडियम का होता है ना, लाइट का अपवर्तनांक नहीं होता है, मीडियम का मतलब माध्यम का होता है। जैसे हवा का अपवर्तनांक होगा, पानी का माध्यम, समझ रहे हैं? माध्यम मतलब जहां से मेरा क्या गुजर रहा है, कोई भी चीज जहां से गुजरता है वो उस चीज का माध्यम होता है। जैसे हम कुछ बोल रहे हैं, तुम तक आवाज जा रहा है तो आवाज यहां ट्रेवल करके जा रहा है ना, यहां मेरे मुंह से आवाज निकला और तुम्हारे कान तक पहुंच रहा है ना, तो वो कहीं से ट्रेवल करके जा रहा है, मतलब चल के जा रहा है। वो जहां से चल के जा रहा है, जैसे यहां से ये इससे चलते हुए जा रहा है, इसके कान तक चला गया, वो जहां से चल के जा रहा है उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, माध्यम यानी कि मीडियम, जहां से वो पास कर रहा है। वैसे ही प्रकाश जो सूरज से आता है यहां तक, तो वो जिस रास्ते चल के आता है, जिसके थ्रू जाता है, उसी को हम लोग उसका क्या बोलते हैं, माध्यम या मीडियम। बाल्टी में पानी डाल के बाल्टी के अंदर देखेंगे तो वो क्या है, पानी के अंदर प्रकाश चल के जा रहा था, तो उसका माध्यम क्या हो जाएगा, पानी हो जाएगा। इसीलिए अपवर्तनांक यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो लाइट का होगा या माध्यम का होगा, माध्यम का होगा। हर माध्यम का क्या होगा, वो अलग अलग होगा। एक क्वेश्चन लिखो,
कांच, कांच यानी कि ग्लास, म्यू इज इक्वल टू, उसमें लिखा हुआ है म्यू इज इक्वल टू 3/2, कांच ब्रैकेट में म्यू इज इक्वल टू 3/2 में प्रकाश की चाल ज्ञात करे। कांच म्यू में, कांच ब्रैकेट में म्यू 3/2 में प्रकाश की चाल ज्ञात करे। बताओ, 2 लाख किलोमीटर। अच्छा ठीक है, और आंसर? हाँ वही बात है, वो 2 लाख किलोमीटर में कर दिया, 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और कोई आंसर? सबका आंसर आ रहा है? क्या फॉर्मूला लगा रहे हो? U इज इक्वल टू सी बाई म्यू। सी अभी हम लोग क्या बोले, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय क्या हो गया, म्यू। म्यू दिया हुआ है मेरा 3/2, 3 कट जाएगा, 2 पर चला जाएगा, मतलब 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जैसे पीछे से किलोमीटर में उसको कन्वर्ट किया तो मतलब क्या हो जाएगा, 2 इंटू 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड, जिसको हम लोग 2 लाख पर मीटर किलोमीटर पर सेकेंड बोल सकते हैं। नहीं दिख रहा है? समझ में आ रहा है फॉर्मूला? क्यों, क्या कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? किसको नहीं दिख रहा था? फॉर्मूला बताओ ना, क्या फॉर्मूला लगाओगे इस क्वेश्चन में? म्यू दिया हुआ है तुमसे, और तुमसे क्या पूछ रहा है, चाल पूछ रहा है। मतलब कांच के अंदर जो है प्रकाश की चाल क्या होगी अगर कांच का जो म्यू है यानी कि उसका अपवर्तनांक दिया हुआ है। क्वेश्चन यही है ना कि कांच में एक बहुत बड़ा ग्लास रखा हुआ है, यहां पे पकड़ लो, पूरा ग्लास से, ये रूम पूरा ग्लास का बना हुआ है, उसमें हम प्रकाश जा रहा है, इस पार से उस पार जा रहा है, तो प्रकाश की चाल उसमें क्या होगी, यही मेरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में मेरा दिया हुआ क्या है कि ये जो कांच रखा हुआ है, इस कांच का क्या है, मेरा अपवर्तनांक यानी कि म्यू यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, जो कि दिया हुआ है 3/2। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि मेरा इस कांच में जो है प्रकाश की चाल क्या होगी। तो फॉर्मूला क्या था मेरा, अभी देखे थे फॉर्मूला जो है, प्रकाश की चाल बराबर होता है c डिवाइडेड बाई म्यू। c जो है वो क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, जो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, निर्वात में स्पीड ऑफ लाइट है, तो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड ऊपर आ गया, नीचे क्या आ गया, म्यू। म्यू क्या दिया हुआ है, 3/2, तो 3 कट जाएगा, 2 ऊपर चढ़ जाएगा, जिसको नहीं दिख रहा था हम बता रहे हैं, 3 कट गया, 2 ऊपर चला गया, तो 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो गया आंसर। समझ में आया पीछे सबको? अब समझ में आया? जिसको नहीं दिख रहा था वो लिख पा रहे हो? लिख, पीछे सब लोग लिख पा रहे हो ना? किसी को भी डाउट हो तो पूछ लो। तुमको समझ में आ रहा है? तुमको पक्का ना? ठीक, ठीक है। अब कुछ वो लिख लो, निर्वात में प्रकाश की चाल तो हम लोग लिख ही चुके हैं, वायु में भी लिख चुके हैं, उतना ही होता है। बर्फ में लिखो, बर्फ में प्रकाश की चाल, डायरेक्ट क्वेश्चन अगर पूछ ले कि इसमें कितना है प्रकाश की चाल, तो कुछ याद रहना चाहिए, वहां पे कैलकुलेट ही नहीं करने बैठ जाओ सबको। तो बर्फ में प्रकाश की चाल हो जाएगी 2 इंटू 3, सॉरी 2.3, 2.29 कहीं दिया है, 2.3 10⁸ मीटर पर सेकेंड, राउंड ऑफ करोगे तो 2.3 बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, पानी में, ठीक है, कांच में तो हम लोग निकाल ही चुके हैं, यहां पे एक साथ लिखना चाहते हो तो लिख लो 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और हीरा में यानी कि डायमंड में 1.24 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। पानी में लिखवाए तो 2.25, ये हो गया 1.24, ये हो गया तुम्हारा हीरा, ये हो गया तुम्हारा ग्लास, ये हो गया तुम्हारा बर्फ। ठीक है, बर्फ में 2.3 सब जगह इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, सब जगह लगाते जाना। बर्फ में 2.3, पानी में 2.25, हम बता दे रहे हैं, पानी में 2.25, कांच में 2, और डायमंड यानी कि तुम्हारा हीरा में 1.24।
फिर से रिपीट करें, पानी बर्फ में 2.3, पानी में 2.25, कांच में 2 और हीरा में 1.24। ये बेसिक 3-4 चीज याद रख लेना, ये 4 पॉइंट जो है मतलब किसमें कितना है ये याद रख लेना। इतना बात समझ में आ रहा है सबको? कोई डाउट यहां तक? नहीं। अगर यहां पे ये दिया हुआ है, इससे हम लोग म्यू निकाल सकते हैं। अगर पूछे कि कांच का, उल्टा क्वेश्चन पूछ ले कि कांच का अपवर्तनांक क्या है, कैसे निकालोगे? कांच का अपवर्तनांक पूछेगा तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? U इज इक्वल टू सी बाई म्यू। म्यू को उधर भेज देंगे तो म्यू इज इक्वल टू सी बाई यू। म्यू हमको निकालना है, सी हमको पता है और यू दिया हुआ है तो निकल जाएगा। ठीक है, एक यहां पे नोट लिखो, वायु या निर्वात में, वायु या निर्वात में प्रकाश के 7 रंगों की चाल बराबर होती है। वायु या निर्वात में प्रकाश के 7 रंगों की चाल बराबर होती है। फुल स्टॉप। परंतु याद रखें कि, परंतु याद रखें कि वायु को छोड़कर, वायु को छोड़कर अन्य किसी माध्यम में वायु को छोड़कर अन्य किसी माध्यम में लाल प्रकाश की चाल सबसे अधिक, लाल प्रकाश की चाल सबसे अधिक तथा बैंगनी प्रकाश की चाल सबसे कम होती है, तथा बैंगनी प्रकाश की चाल सबसे कम होती है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? वायु या निर्वात में सबका एक जैसा होता है और बाकी किसी भी माध्यम, किसी भी मीडियम में सबसे कम तुम्हारा किसका होगा? वायलेट यानी कि बैंगनी का होगा, और सबसे ज्यादा किसका होगा? रेड का होगा यानी कि लाल का होगा। अब एक क्वेश्चन बताओ कि लाइट जो है, ठीक है, क्वेश्चन है, प्रकाश जो है वो वैक्यूम से चलते आ रहा है, तो इनमें से किस रंग का चाल सबसे ज्यादा होगा? 4 ऑप्शन तुम्हारे पास दिया हुआ है, वायलेट, ब्लू, रेड, नन ऑफ द अबव। इनमें से कोई नहीं, मतलब ए बी सी डी, क्या होगा इसका आंसर? हम पूछ रहे हैं डी। कोई लाल बोल रहा था। ये चीज ध्यान रखना कि जैसे ही चाल देखो क्वेश्चन में, अगर तुम लिखो कि इनमें से किस रंग का चाल सबसे अधिक या सबसे ज्यादा है, वहीं पे क्वेश्चन मत छोड़ के पटाख से आंसर करने लगना। वहां पे देखना कि किस में पूछ रहा है, किस माध्यम में। वो माध्यम अगर एयर या वैक्यूम है तुम्हारा, तो उसमें सब बराबर होगा, इसलिए आंसर मेरा नन हो जाएगा। जैसे ही एयर, हवा या निर्वात छोड़ के कोई भी ऑप्शन होगा तो क्या चुनोगे? उसमें से सबसे अधिक पूछ रहा है तो लाल चुनोगे, और सबसे कम पूछ रहा है तो उसमें वायलेट चुनोगे। बात समझ में आ रहा है? एग्जाम के हड़बड़ाहट में क्या होता है, हम लोग आधा क्वेश्चन पढ़ते हैं और आंसर तुरंत मार्क कर देते हैं, बाद में पता चलता है पूरा। जो लोग भी एग्जाम अगर कुछ दे के आए होंगे, जो लोग फर्स्ट टाइम दे रहे होंगे, उन लोग को मेरा बात शायद नहीं समझ में आ रहा होगा, देने के बाद ज्यादा फील आएगा मेरे बात का। लेकिन जो लोग भी एग्जाम दे चुके हो, कोई कंपिटिटिव एग्जाम, ये बहुत बार होता है कि हम लोग क्वेश्चन, कंपिटिटिव क्या यार, अपने कॉलेज का एग्जाम देते होगे, उसमें नहीं होता है अगर चीटिंग नहीं कर रहे हो तो। एलएनएमयू में तो ज्यादातर चीटिंग कर रहे हो, अगर चीटिंग नहीं कर रहे हो तो क्या होगा? उसमें आधा क्वेश्चन पढ़ते हो हम लोग, पटाख से आंसर मार्क कर देते हैं,
और वो आगे का जो दो वर्ड है वही आंसर मेरा उल्टा कर देता है। तो अगर पूछ रहा है तुमसे प्रकाश की इनमें से किस रंग की चाल सबसे अधिक है या कम है, तो कहां पूछ रहा है ये भी देखना। अगर वो निर्वात और हवा में पूछ रहा है तो क्या होगा, नन ऑफ द अबव, क्योंकि हवा और निर्वात में सारे प्रकाश की चाल जो होती है, सारे रंगों की चाल बराबर होती है। लेकिन इन दोनों को छोड़ के कोई भी अगर अदर मीडियम यानी कि किसी अदर माध्यम में है तो लाल प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगी और बैंगनी प्रकाश की सबसे चाल कम होगी। अच्छा, ये जो यहां पे हम लोग लिखे थे, अब यहां पे एक चीज और ऐड कर सकते हैं। ये वाला जो एरो लिखे थे इसमें हम कहां लिखे, नीचे लिखे कि ऊपर लिखे? स्पीड को ऊपर लिखे, चाल को नीचे लिखे या ऊपर लिखे? नीचे। तो यहां पे हम लोग स्पीड भी लिख सकते हैं यानी कि चाल। बात समझ रहे हो? इसमें हम लोग जोड़ते जाएंगे, बहुत सारा चीज जोड़ते जाएंगे, हम बार बार बोल रहे हैं। इस एक डायग्राम से बहुत कुछ निकलेगा। ये जो फॉर्मूला था, ये चीज समझ में आ रहा था ना कि ये एरो का मतलब हुआ इधर का वायलेट का सबसे कम है और लाल का सबसे ज्यादा है, और ऐसे जो ऊपर में जो एरो दिए इसका मतलब लाल का सबसे कम है और वायलेट का सबसे ज्यादा है। जिसमें देखिए कि हम तो तरंग दैर्ध्य वायलेट का सबसे कम था और आर का सबसे ज्यादा था, और फ्रीक्वेंसी और एनर्जी यानी कि आवृत्ति और ऊर्जा सबसे कम किसका था, लेट का था, और सबसे ज्यादा वायलेट का था। इसी तरीके से चाल में भी हम बोल सकते हैं कि सबसे कम और सबसे ज्यादा किसका होगा, सबसे कम चाल किसका होगा, वायलेट का, और सबसे ज्यादा रेड का। मतलब नीचे हम लोग स्पीड लिख सकते हैं, नीचे लिखेंगे ऊपर नहीं लिखेंगे क्योंकि कम से ज्यादा नीचे वाले एरो में हो रहा है। यहां तक कोई डाउट है? एक और टर्म है, अभी हम लोग अपवर्तनांक पढ़े थे म्यू, तो इसको कहां लिखे, ऊपर लिखे कि नीचे लिखे, तुम लोग बताओ। ऊपर और नीचे समझ में आ रहा है सबको? नीचे लिख रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ, सबसे कम वायलेट का है, सबसे ज्यादा रेड का है, क्योंकि एरो हम ऐसे बनाए थे वायलेट से रेड। ऊपर लिख रहे हैं मतलब हम एरो ऐसे बनाए थे, तो रेड का सबसे कम और वायलेट का सबसे ज्यादा है। तो अब हम पूछ रहे हैं कि अभी एक टर्म हम लोग और पढ़े हैं म्यू, जिसको हम लोग बोले अपवर्तनांक या इंग्लिश में हम लोग उसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोले। तो वो सबसे कम किसका और सबसे ज्यादा किसका होगा, मतलब नीचे लिखे या ऊपर लिखे? अच्छा, नीचे लिखे कितने लोग बोल रहे हैं? 3-4 लोग नीचे लिखे, बाकी लोग क्या बोल रहे हैं, ऊपर लिखे। क्यों ऊपर लिखे? क्योंकि म्यू इज इक्वल टू, अभी देखें, सी बाई यू, जहां की ये चाल है, चाल नीचे आ गया, मतलब जैसे जैसे चाल बढ़ेगा वैसे वैसे म्यू जो है मेरा घटेगा। बात समझ में आ रहा है? म्यू इज इक्वल टू सी बाई यू, अभी एक फॉर्मूला देखे थे हम लोग तुरंत, म्यू इज इक्वल टू सी बाई यू, मतलब नीचे तुम्हारा वो तो कांस्टेंट है, ठीक है, और यू जो है क्या है, वो चाल है, स्पीड ऑफ लाइट है माध्यम में। तो यू जैसे जैसे मेरा बढ़ रहा है, मतलब वायलेट का सबसे कम है और रेड का सबसे ज्यादा है, तो इसका ठीक क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि अपवर्तनांक। सबसे कम किसका हो जाएगा, रेड का, और सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, वायलेट का। तो उस फॉर्मूला में यहां पे एक ऊपर लिख लो म्यू अपवर्तनांक, फॉर्मूला नहीं वो डायग्राम है, सॉरी, उस डायग्राम में एक ये भी लिख लो, या फ्रेश कहीं डायग्राम बना लो, अगर वहां पे जगह नहीं है, वहां पे कम जगह छोड़े हुए थे, तो कहीं फ्रेश पेज पे डायग्राम बना लो। और भी ये डायग्राम बार बार हम रिपीट करेंगे, और 2-3 टर्म आएगा, सब में हम ये लिखेंगे ये डायग्राम। बात समझ में आ रहा है? ये एरो ऐसे है, मतलब सबसे कम वायलेट का होगा, उससे ज्यादा इंडिको का, फिर उससे ब्लू ज्यादा, ऐसे करते करते सबसे ज्यादा रेड का होगा। क्या ये है, मतलब सबसे कम मेरा वायलेट का क्या है, तरंग दैर्ध्य और स्पीड, चाल, और इसका ठीक उल्टा हम लोग देख रहे हैं फ्रीक्वेंसी, एनर्जी, और अभी एक और चीज जोड़ दिए मेरा म्यू, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहां तक कोई डाउट आ रहा है? ये चीज को फिर से एक बार देखो और समझो, कुछ डाउट आ रहा है इस चीज में? क्यों नीचे, हाँ बताओ। किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए नहीं समझ में आ रहा, थोड़ा आगे आके पूछो तो। विच इज द मोस्ट अट्रैक्टिव रंग, मतलब वो आई के लिए सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव कौन होता है? आई के लिए तुम्हारा बीच वाला होता है,
ब्लू ब्लू ग्रीन वाला जो होता है वो आई के लिए सबसे ज्यादा होता है। ये तुमको आगे आएगा, हम बताएंगे, क्वेश्चंस में आएगा। ऐसे ये बायोलॉजी में तुम्हारा पढ़ाया जाएगा। आई जब चैप्टर तुम्हारा डील होगा ना, उसमें भी ये डील होता है, ये कि कौन सा ये आंख पे सबसे ज्यादा। अभी टॉपिक पे रखो, टॉपिक से आगे मत भागो, ठीक है। लेंस तो वो अलग है, लेंस आएगा अभी। हम लोग अवतल उत्तल दोनों होता है, कनकेव और कन्वेक्स दोनों पढ़ेंगे, ठीक है। टॉपिक से आगे आगे मत भागो, ठीक है। जहां पे है वहां पे रहो। उसका क्वेश्चन कुछ और था, सबसे सेंसिटिव आई कलर पे कौन सा कलर आई पे सबसे सेंसिटिव होता है, ये पूछ रहा था शायद, आई थिंक। ऑर्गेनिज्म को सबसे ज्यादा कौन सा कलर दिखता है, ये था ना तुम्हारा क्वेश्चन। देखो, रेड का एनर्जी सबसे कम होगा और सबसे ज्यादा उसका स्पीड रहता है। तो हम लोग एनर्जी का फॉर्मूला देखे थे ना, एनर्जी क्या होता है, एच सी बाय लैम्डा। तो लैम्डा नीचे है, इसीलिए ये कम है और वो ज्यादा है। और स्पीड रेड का सबसे ज्यादा है, ये होता है स्पीड में, ठीक है। अब स्पीड में क्यों होता है, अंदर घुसते जाओगे तो वो उसका सबसे कम क्यों तरंग दैर्ध्य होता है। वो तो होता है जो होता है, उसमें उतना अंदर घुसने का तुमको क्या मतलब है। वो थोड़े पूछेगा कि क्यों होता है रेड का। उसके अंदर जो, वो तो फिक्स है ना कि ये फिजिक्स में बहुत सारे चीजें जो होता है वो माप के किया गया है कि वायलेट का सबसे कम निकला है, सबसे ज्यादा क्यों निकला है। अब उसका एक्सप्लेनेशन हमको भी नहीं पता है कि वायलेट का सबसे ज्यादा कम तरंग दैर्ध्य क्यों होता है, सबसे ज्यादा। उसका अगर डिटेल में जाएंगे तो क्या होता है, ये होता है GSU बिम आर। ये ऐसे करके होता है ना, गामा रे, एक्स रे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियोवेव। इसमें पूरे में वेवलेंथ जो होता है ऐसे, क्या हो रहा है, इस पूरे में वेवलेंथ जो है यहां से कम यहां से ज्यादा, यही वी जो है ये विबग्योर में बढ़ जाता है, ठीक है। तो इस पूरे सिस्टम का जो है यहां से वहां होता है। अब वो वेव का नेचर है, अब वो क्यों होता है का क्या मतलब है, कोई लॉजिक नहीं ना बन रहा है, वो उसी वेव का वही होता है भाई। अब हम बोल रहे हैं तुम्हारा हाइट 5 फीट क्यों है, ये कोई बात नहीं है, तुम 5 फीट के हो इसीलिए तुम्हारा हाइट 5 फीट है। वही बात है कि उसका वेव लेंथ, उसका जो लेंथ है, वेव लेंथ जो है वो यही है। मतलब यहां से यहां तक का जो लेंथ है वो वायलेट का यही है, कम है, और जो रेड का है वो ज्यादा है। वो क्यों में क्यों घुस रहे हो जबरदस्ती, ठीक है, समझ में आ गया। तो हम लोग कहां थे, इस डायग्राम पे थे। ये डायग्राम सबको समझ में आ रहा है, क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है ये समझना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। क्या नहीं पढ़ना है ना, ये भी पता हमको होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, तुम पहले स्टूडेंट नहीं हो, हजारों लाखों स्टूडेंट हर साल अपीयर हो रहे हैं, हजारों लाखों लोग क्लियर कर रहे हैं। क्लियर करने और नहीं करने वाले में यही गलती होता है। सीरियस स्टूडेंट तो होते ही है, 50,000 मान लो 1 लाख लोग कोचिंग कर रहे हैं, 50,000 उसमें से सीरियस स्टूडेंट होते हैं, तब भी होता 5 ही हजार का क्यों है, क्योंकि जो बाकी 45,000 है वो अनसंड में ज्यादा घुस रहे हैं, ठीक है। तो समय उतना ही दे रहे हैं, फिर भी एक का हो रहा है एक का नहीं हो रहा है। दिमाग सबका एक जैसा होता है, वो सब बोलने वाली बात है कि भाई उसका दिमाग बहुत तेज है, ठीक है, वो एनवायरमेंट के कारण होता है कि बचपन से ऐसा एनवायरमेंट मिला इसलिए थोड़ा सा ज्यादा जल्दी कैच कर रहा है, लेकिन दिमाग सबका एक जैसा होता है। तुमको मेन पता होना चाहिए कि मेरे एग्जाम में क्या पूछ रहा है, क्या नहीं पूछ रहा है, कितना हमको पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना है, ठीक है। चलो यहां तक क्लियर हो गया, ये डायग्राम सबको क्लियर है। और टीचर का नॉलेज है टेस्ट करने के फिराक में रहता है, ऐसा लगता है ये क्यों हो रहा है। चलो कोई नहीं, ठीक है, नेक्स्ट लिखो, क्वेश्चन लिखो, पानी का अपवर्तनांक ज्ञात करें। पानी का अपवर्तनांक यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्ञात करें, बताओ। ठीक है, और बताओ आंसर। हाँ भाई, 4/3 1.33 सेम बात है, 1.33, ठीक है। और कोई आंसर, बाकी लोग सॉल्व नहीं कर रहे हैं क्या, हम क्या पूछें, क्वेश्चन है कि पानी यानी कि वाटर का अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ठीक है।
सबसे पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू का फॉर्मूला क्या लगाओगे? सी बाई यू। सी तो हम 50 बार बोल चुके हैं, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और यू क्या है मेरा? 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये कट गया, ये कट गया। 3 डिवाइडेड बाई 225 यहां कर देंगे, यहां पे 300 काट देंगे। ये क्या हो जाएगा मेरा? कट कटा के 4/3, यानी कि ये हो जाएगा 1.33। समझ में आ रहा है? हम लोग क्या फॉर्मूला यूज किए? म्यू अपवर्तनांक इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई प्रकाश की चाल इन माध्यम। सी मेरा होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और यू क्या है? स्मॉल यू, प्रकाश की चाल। किसमें हम पूछे थे? पानी में। अभी हम थोड़ी देर पहले लिखाए थे यू क्या था? प्रकाश की चाल पानी में 2.25। हम लोग ये जो म्यू पूछ रहे हैं किसके अंदर पूछ रहे हैं? ये पानी यानी कि वाटर में पूछ रहे हैं। तो हम लोग को यू ये किस कहां चाहिए होगा? कहां का चाहिए होगा? ये हवा का यू लिखेंगे, इसमें पानी का ही यू लिखेंगे, क्योंकि हमको पानी का म्यू निकालना था। पानी का अगर अपवर्तनांक निकालना है तो फॉर्मूला पानी का अपवर्तनांक इज इक्वल टू हो जाएगा सी डिवाइडेड बाई प्रकाश की चाल। कहां पे? पानी में। क्योंकि पानी का, अगर यहां पे हम पूछते डायमंड का, हीरा का पूछते, तो यहां पे यू किसका लिखते? पानी का लिखते कि हवा का लिखते? डायमंड का लिखते। पर हवा का कोई भी बोला है एक आवाज हवा का भी आया है बीच से। ठीक है, तो यहां पे अगर ये डायमंड का, जिसका भी हम लोग म्यू, जिसका भी हम लोग अपवर्तनांक पूछेंगे, उसी का हम लोग चाल लिखेंगे ना, उसी में प्रकाश की चाल नीचे फॉर्मूला में लिखेंगे। तो यहां क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहां हम लोग पानी का पूछे थे, तो पानी का हो जाएगा तुम्हारा क्या? 2.25। अभी थोड़ी देर पहले पीछे पेज पलट के लिखो, 4 लिखाए थे, उसमें पानी का लिखवाए थे 2.25। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 3 डिवाइडेड बाई 2.25। 10⁸ तो दोनों में कट गया। बात समझ में आ रहा है सबको कि फास्ट हो रहा है? ठीक है, नेक्स्ट लिख लो कुछ चीजों का अपवर्तनांक लिख लो, म्यू लिख लो। पहला वायु का लिखो। तुम लोग बताओ वायु का अपवर्तनांक क्या होगा? बाकी लोग बताओ क्या होगा? वायु में अपवर्तनांक क्या होगा? वायु का अपवर्तनांक पीछे से म्यू क्या होगा? एयर का म्यू क्या होगा? 1 होगा। क्यों 1 होगा? 3 इंटू 10⁸ सी हो गया, और डिवाइडेड बाय यू कितना हो गया मेरा? 3 इंटू 10⁸ दोनों कट कटा के क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। नेक्स्ट लिखो तुम्हारा बर्फ का 1.31। बर्फ का म्यू लिखो 1.31। नेक्स्ट लिखो तुम वाटर का, यानी कि पानी का। ये तो अभी हम लोग तुरंत निकाले हैं। ये क्या हो जाएगा? 4/3, यानी कि 1.33। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा तुम्हारा डायमंड का। डायमंड का हमको मुजवानी बताओ तो कितना होगा? 2. डायमंड का अभी हम लोग लिखवाए हैं तुम्हारा, ये क्या कहते हैं, 1.24 लिखा है। ठीक है, ये लिखवाए ना डायमंड का, हीरा का। तो 3 डिवाइडेड बाई 1.24। ठीक है, इसको कैलकुलेट करने पे कितना आ रहा है? 2.42। ठीक है, अच्छा कांच का लिखवा चुके हैं? नहीं, कांच का तुम लोग मुजवानी बताओ। कांच का मुजवानी हो जाएगा 1.5। 2 ही 3 लोग आंसर क्यों दे रहे हैं? बाकी लोग क्यों नहीं दे रहे हैं? कांच का हम पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं हम? कांच का अपवर्तनांक यानी कि म्यू पूछ रहे हैं। ये मुजवानी नहीं निकलेगा कांच का। कांच का तो एकदम मुजवानी निकलना चाहिए। कितना होना चाहिए? क्यों 3/2? कैसे 3/2 हुआ भाई? 3 हुआ सी, और मेरा प्रकाश की चाल कितना हुआ कांच में? 2, तो 3/2 हो गया सीधा। 3/2 मतलब 1.5। ठीक है, सबका लिख लिए। रॉक सॉल्ट का लिख लो 2.54। रॉक सॉल्ट, अरे वो सेंधा नमक जो नहीं होता है, वो उसी को रॉक सॉल्ट बोलते हैं ना। उसका 2.54
तुम्हारा रॉक सॉल्ट का हो गया। ठीक है, 5 सेकंड का हम रेस्ट दे रहे हैं, एक बार पीछे पलट के देखो क्या हम लिखवाए हैं, समझ में आ रहा है, कोई डाउट आ रहा है यहां तक? स्पीड ज्यादा फास्ट नहीं होना ना, लाइट का स्पीड तो समझ गए भाई, सबसे कम मेरा वायलेट का और सबसे ज्यादा मेरा लाल का है। मेरा स्पीड ठीक चल रहा है कि आप लोग को और स्लो चाहिए? ठीक चल रहा है ना, सबको समझ में आ रहा है? हम चाहते हैं कि क्लास में सबको समझ में। अब हाँ भाई, दो चार लोग ऐसे आते हैं जो सोच के आए कि आज ये कुछ भी पढ़ा के चला जाए, हम तो नहीं है समझेंगे, दिखा दो समझा के, तो उनको नहीं समझाना है। बाकी जो लोग सीरियसली समझना चाह रहे हैं वो लोग का क्लास से फायदा हो। और फिजिक्स इस टाइप का हो तुम्हारा कि कोई भी एग्जाम हो, सारे एग्जाम में तुम्हारा कवर अप हो जाए। ठीक है, मेन तुम्हारा एसएससी का बैच है, एसएससी के सारे क्वेश्चंस कवर हो जाए। एक दो तो प्लस माइनस ऑब्वियस सी बात है कि जो हम पढ़ाएंगे उसके एप्लीकेशन से बाहर से आएगा ही, लेकिन जितने ज्यादा से ज्यादा कवर अप हो जाए। और बाकी भी जो एग्जाम्स दोगे उसमें भी तुम्हारा एसएससी जितना ज्यादा कवर, एसएससी बोले फिजिक्स जितना ज्यादा कवर हो जाए वो हो जाए, ये मेरा एम रहता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट हेडिंग डालो, कलर यानी कि रंग। अच्छा, यहां तक कोई डाउट था किसी को? सबको समझ में आ गया भाई? एक फॉर्मूला हम लोग देखे, म्यू इज इक्वल टू सी बाई यू, उसी से हम लोग कभी म्यू निकाले, पिछली बार यू निकाले थे, उल्टा यू इज इक्वल टू म्यू बाई सी बाई म्यू। ठीक है, एक को इधर कर दे रहे हैं, एक को इधर कर दे रहे हैं, ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं। म्यू इज इक्वल टू सी बाई यू या यू इज इक्वल टू सी बाई म्यू। ठीक है, इसी फॉर्मूला से हम लोग दो न्यूमेरिकल 2-3 देखे, और हम सबका म्यू देख लिए, यानी कि सबका अपवर्तनांक देख लिए 4-5 चीजों का, और 4-5 चीजों का हम लोग यू देख लिए, यू यानी कि चाल देख लिए, प्रकाश की चाल उन चीजों में। ठीक है, उसी हिसाब से हम लोग पहले ये भी देख लिए कि भाई प्रकाश की चाल सबसे कम बैगनी में होती है और सबसे ज्यादा रेड में होती है। उसके बाद हम लोग उल्टा देख लिए कि म्यू जो है उसका अपवर्तनांक जो है उसका जस्ट उल्टा होगा, मतलब सबसे ज्यादा होगा तुम्हारा वायलेट में और सबसे कम होगा तुम्हारा रेड का। ये भी देख लिया, क्यों? क्योंकि उल्टा होता है, फॉर्मूला में नीचे होता है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसीलिए। ठीक है, यहां तक सबको कोई डाउट नहीं है? कुछ भी पूछेगा किसका ज्यादा किसका कम, 5 पैरामीटर हम लोग देख चुके हैं, वेवलेंथ, तरंग दैर्ध्य, फ्रीक्वेंसी, ऊर्जा, स्पीड यानी कि चाल, और 5वां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या अपवर्तनांक। ये पांचों चीज का किसका ज्यादा किसका कम कोई डाउट नहीं है। वायलेट से लेकर रेड तक में कुछ भी क्वेश्चन देगा, कोई भी वेरिएशन का क्वेश्चन देगा, तुमसे हो जाएगा। एक बार घर जाके वो चीज को फिर से देख लेना। ठीक है, और रटने का कोशिश मत करना कि किसमें कम है किसमें ज्यादा है। फॉर्मूला से दो ही तुमको याद करना है कि भाई वेवलेंथ ऐसा होता है, स्पीड ऐसा होता है, बाकी सारा फॉर्मूला से निकल जाएगा, है ना। फॉर्मूला से नीचे इनफैक्ट नीचे वाला खाली दोनों याद कर लोगे ना, हम ट्रिक बता दे रहे हैं याद करने का, नीचे वाला दोनों खाली तुम याद कर लोगे कि भाई वायलेट से रेड में वायलेट सबसे कम है और रेड सबसे ज्यादा है, किसमें किसमें? वेवलेंथ और स्पीड में। बाकी सारा चीज तुम्हारा फॉर्मूला से निकल जाएगा। एनर्जी पूछेगा भाई एचसी बाई लैम्डा, तो लैम्डा नीचे है मतलब उल्टा चलेगा। म्यू पूछेगा, म्यू हो गया सी बाई यू, यू नीचे है मतलब उल्टा चलेगा। और क्या है? फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा, तो लैम्डा नीचे है तो फिर से वो उल्टा चलेगा ऊपर में। बात समझ में आ रहा है? नीचे का खाली दोनों याद कर लेना, बाकी सारा तुम्हारा निकल जाएगा। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट हेडिंग डालो, कलर यानी कि रंग। कलर यानी कि रंग। ठीक है, इसमें 3 पार्ट में बांट दो ऐसे करके। पहला हो गया प्राथमिक रंग यानी कि प्राइमरी कलर, प्राथमिक रंग यानी कि प्राइमरी कलर। दूसरा हो गया सेकेंडरी कलर यानी कि द्वितीय रंग। सेकेंडरी कलर यानी कि द्वितीय रंग। और तीसरा हो गया पूरक रंग। पूरक इंग्लिश में हो जाएगा तुम्हारा कॉम्प्लीमेंट्री कलर। प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर और कॉम्प्लीमेंट्री कलर। प्राथमिक रंग, द्वितीय रंग और पूरक रंग। प में हर्षुकार है। हाँ, हर्षुकार। प्राथमिक रंग लिखो, पहला हेडिंग डालो प्राथमिक रंग यानी कि प्राइमरी रंग कलर।
ये 3 होता है तुम्हारा RGB, रेड ग्रीन ब्लू, लाल हरा नीला। लिखो, रेड ग्रीन ब्लू को प्राथमिक रंग कहते हैं। रेड ग्रीन ब्लू को प्राथमिक रंग कहते हैं। प्राथमिक रंग अगर तीनों मिला दो, खाली रेड प्लस ग्रीन प्लस ब्लू बना दो, तो ये क्या बन जाएगा? व्हाइट बन जाएगा। ये अभी तुरंत हमको 2-3 महीने पहले, 1.5-2 महीने पहले कोई एग्जाम हुआ था एनटीपीसी, या उसमें से इसमें से आया था। हम नीचे बीपीएससी बैच में पढ़ा रहे थे, तो एक स्टूडेंट आके बोला था, सर आप परसों ही, बाई चांस उसका लक अच्छा था, हम 2-3 दिन पहले ही ये पढ़ाए थे, और उसके बाद वो एग्जाम देने गया तो बोला सर वो एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन आ गया था। एग्जाम का हम नाम भूल रहे, 2 महीने पहले का बात बता रहे हैं हम तुमको। 2 महीने पहले कौन सा एग्जाम दे के आया था हमको नहीं याद है, बीपीएससी बैच में था वो, तो वो एनटीपीसी कोई एग्जाम दे के आया था किसी का, तो बोला एग्जैक्टली सर यहीं से पूछ लिया था कि इसमें से कौन सा, कुछ पूछा था सेकेंडरी या कॉम्प्लीमेंट्री कलर कौन सा है, इस टाइप से पूछा था। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन ये सब पूछता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, द्वितीय रंग। ठीक है, द्वितीय रंग क्या होता है? जब वैसा रंग जो, लिखो, वैसा रंग जो दो प्राथमिक रंगों को मिलाने से होता है। वैसा रंग जो दो प्राथमिक रंगों को मिलाने से होता है। ठीक है, ये भी 3 है। पहला है तुम्हारा येलो यानी कि पीला, येलो यानी कि पीला। दूसरा तुम्हारा द्वितीय रंग है मैजेंटा, मैजेंटा MAGENTA, जिसको गुलाबी भी बोल सकते हो, गुलाबी टाइप का। ठीक है, और तीसरा हो गया श्यान। श्यान तुम्हारा मोर के रंग टाइप का हो गया, वैसे उसको हिंदी में भी श्यान भी बोलते हैं उसको, आधा स य में आकार और न, श्यान, या मोर रंग भी बोलते हैं। ठीक है, तो येलो, मैजेंटा और श्यान, 3 तुम्हारा द्वितीय रंग हो गया। येलो किसके, अभी हम लोग बोले द्वितीय रंग कौन से रंग है? जो दो प्राथमिक रंग बनाने से जो रंग बनता है उसको हम लोग द्वितीय, मतलब ये तीनों जो हम लिखवाए, येलो, मैजेंटा और श्यान, मतलब किसी दो से बन रहा होगा। तो रेड प्लस ग्रीन बनाने से तुम्हारा येलो बनता है, ये लिख लो तुम्हारा, रेड प्लस ग्रीन इज इक्वल टू येलो, रेड प्लस ब्लू इज इक्वल टू मैजेंटा, और ग्रीन प्लस ब्लू इज इक्वल टू श्यान। ठीक है, रेड प्लस ग्रीन इज इक्वल टू येलो, रेड प्लस ब्लू इज इक्वल टू मैजेंटा, ग्रीन प्लस ब्लू इज इक्वल टू श्यान। ठीक है, इसको इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई ये 2 कलर दिया हुआ है तो क्या कलर बनेगा। ठीक है, या कि ये इनमें से कौन से तुम्हारे प्राथमिक रंग है, या इनमें से कौन से तुम्हारे द्वितीय रंग है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। इसमें कोई समझने वाला ज्यादा बात नहीं है, कुछ चीजें होती हैं जो तुमको याद कर लेना है, तो ये याद करने वाला ज्यादा पॉइंट है। ठीक है, क्या? श्यान, श्यान, CYAN, CYAN, श्यान, श्यान। अच्छा, मैजेंटा का भी लिख लें, MAGENTA, MAGENTA, मैजेंटा। श्यान का CYAN, और येलो का तो आई थिंक पता ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखो पूरक रंग। कोई डाउट आ रहा है कि यहाँ पे आपस में 1-2 लोग डिस्कशन क्यों कर रहे हो? भाई कोई डाउट है तो पूछो, डाउट पीछे से भी आ रहा है तो हमसे पूछ रहा है, यहाँ पे क्यों बात कर रहे हो? कोई कुछ डाउट है रहा है क्या? कुछ समझ में नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत आ रहा है? समझ में आ रहा है ना सबको? ठीक है, आपस में मत डिस्कस करो, जो पूछना है हमसे पूछो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सवाल कैसा भी हो। जब ये सवाल तक पूछ लिए कि वेवलेंथ क्यों होता है ये सबसे कम और सबसे ज्यादा, तो कुछ भी पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखो, तीसरा पूरक रंग। पूरक रंग या कॉम्प्लीमेंट्री कलर, इसमें लिखो जिन 2 रंगों को
जिन दो रंगों को आपस में मिलाने से जिन दो रंगों को आपस में मिलाने से सफेद रंग यानी कि श्वेत रंग, सफेद रंग ब्रैकेट में श्वेत रंग प्राप्त हो, उसे पूरक रंग कहते हैं। जिन दो रंगों को आपस में मिलाने से सफेद रंग श्वेत रंग प्राप्त हो, उसे पूरक रंग कहते हैं। मतलब कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री समझते हो ना, चाय और चीनी कॉम्प्लीमेंट्री हुआ, मतलब जो एक के साथ दूसरा आता है कॉम्प्लीमेंट्री, उसी को बोलते हैं ना। ये इंग्लिश में हम लोग पढ़े थे ना बचपन में, एक कॉम्प्लीमेंट्री होता है, एक सप्लीमेंट्री होता है। सप्लीमेंट्री मतलब क्या होता है, बेसिक इंग्लिश में पढ़े ना, चाय के बदले कुछ और पी ले, मतलब इसके बदले कुछ और आ जाए। जैसे चाय और कॉफी एक दूसरे का सप्लीमेंट्री है, और पूरक नहीं, पूरक जो होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है। वो मतलब इसके साथ ये भी चाहिए, जैसे चाय के साथ चीनी भी चाहिए, या बिस्किट, बिस्किट भी अपने, और बाकी कुछ लड़के लोग कुछ और भी बोलेंगे चाय के साथ, ठीक है, वो भी चाहिए, ठीक है, तो वो उनके लिए वो कॉम्प्लीमेंट्री हो जाता है, ठीक है। तो यहां पे वैसे दो रंग जो मिलके यहां पे व्हाइट बना दे, ठीक है, समझ गए हम, फीलिंग समझ गए, तुम भी समझ गए, बोलना जरूरी थोड़े, ठीक है। तो वैसे दो रंग जिनको मिलाने से ही दो रंग व्हाइट हो जाए, उन दोनों रंगों को, वैसे दो रंगों को क्या बोलेंगे हम लोग, पूरक रंग या कॉम्प्लीमेंट्री रंग। तो पहला हो गया तुम्हारा रेड और सियान, दूसरा हो गया तुम्हारा ग्रीन और मैजेंटा, और तीसरा हो गया तुम्हारा ब्लू और येलो। यहां पे एक चीज देखो, यहां पे एक प्राइमरी लिया गया और एक सेकेंडरी, मतलब एक प्राथमिक लिया गया और एक द्वितीय। तो एक प्राथमिक एक द्वितीय मिलाने से पूरक रंग बनता है। यहां तक कोई डाउट है? ये चीज देखो, ये पार्ट ऑब्वियस सी बात है, हम अब बोलेंगे इसको समझ जाओ, कोई लॉजिक नहीं है, इसको याद थोड़ा बहुत मतलब याद कर लो, ये तो याद ही हो गया। आरजीबी, आरजीबी, राम गोपाल वर्मा तो सबको याद ही है, वहां वी को बी कर दिए, आरजीबी, ठीक है। आरजीबी एक बार तुमको यहां से याद हो गया, तो उसके बाद तो ये अजीब अजीब सा है, येलो मैजेंटा सियान। किसमें पूछा था? रेलवे में पूछा था। क्या पूछा था क्वेश्चन? एग्जैक्टली यही क्वेश्चन, वही हम बोल रहे ना, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। जो लोग तुम क्वेश्चन देख रहे होगे ना, उन लोग को समझ में आ रहा होगा कि भाई यहीं से डायरेक्ट ऐसे ही पूछे था कि क्या था, क्या मतलब कॉम्प्लीमेंट्री या कोई कलर पूछा था। अच्छा, वही 2-3 महीने पहले कोई एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा था ये, हमको याद है कि स्टूडेंट हमको आके बोला था कि सर मेरा 2 दिन पहले ही आप जो पढ़ाए थे वही एग्जैक्टली सेम आ गया। हम बोले चलो अच्छा है, भगवान करे तुम्हारा हो जाए। चलो नेक्स्ट टॉपिक तुम्हारा है कलर ऑफ ऑब्जेक्ट, किसी भी वस्तु का रंग। जैसे ये नीला क्यों दिख रहा है, या ये ब्राउन क्यों दिख रहा है, या ये ब्लैक क्यों दिख रहा है, कोई भी चीज उस रंग का क्यों दिख रहा है। अलग अलग चीज अलग अलग रंग का दिख रहा है, तुम अलग अलग रंगीन कपड़ा पहन के आ रहे हो रोज, सब अलग अलग रंग का दिख रहा है, तो वो क्यों कोई भी चीज अलग रंग का दिख रहा है, कोई भी चीज किसी भी रंग का क्यों दिख रहा है, इसी चीज को हम लोग समझना चाह रहे हैं। तो अब हम लोग देखें कि सूर्य की रोशनी में, सूर्य के प्रकाश में कितने रंग है, बेसिक 7 रंग है, विबग्योर, ठीक है, उसी के कॉम्बिनेशन से बहुत सारे रंग बनेंगे। तो विबग्योर जो 7 रंग है, उसमें से जो है ये मेरा टी शर्ट जो है ये नीला ही क्यों दिख रहा है, ये ब्लू है, ये हम समझ गए, तुम लोग बोले ये ब्लू है, लेकिन ये ब्लू क्यों है, ये क्यों ब्लू दिख रहा है, क्योंकि जो बाकी कलर है, जो 7 रंग इस पे आ रहा है सूरज की रोशनी से, वो 7 रंग में से बाकी सारे कलर को ये क्या कर ले रहा है, एब्सॉर्ब कर ले रहा है, और सिर्फ ब्लू रंग को रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसीलिए तुमको ये ब्लू दिख रहा है। अच्छा, ये ब्लैक क्यों दिख रहा है? ब्लैक जो है वैसा कलर है जो सारे कलर को क्या कर ले रहा है, एब्सॉर्ब कर ले रहा है, उसको हम लोग ब्लैक बोलते हैं। और इसका ठीक उल्टा हो जाएगा तुम्हारा व्हाइट, जैसे व्हाइट शर्ट पहन के आया है, तो व्हाइट इसका शर्ट क्यों दिख रहा है कि इसका शर्ट जो है वो सारे कलर को वो क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो कोई भी वस्तु का कलर वही होता है जिस कलर को वो रिफ्लेक्ट करता है अपने से, ठीक है, और जो बाकी सारे कलर को वो एब्सॉर्ब कर लेता है। 2 एंड पॉइंट्स है, एक है तुम्हारा ब्लैक जो सारे को क्या कर ले रहा है, एब्सॉर्ब कर ले रहा है,
और व्हाइट है जो सारे का सारे को क्या कर ले रहा है तुम्हारा, रिफ्लेक्ट कर दे रहा है। ठीक है, जैसे ग्रीन प्लांट है, हरा प्लांट हरा क्यों दिखता है, क्योंकि उसमें हरा कलर को वो क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। ठीक है, और बाकी सारे कलर को वो एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, इसीलिए जब तुम लोग बायोलॉजी में पढ़ोगे, बायोलॉजी भी पढ़ना होगा ना तुम लोग को, तो उसमें एक चीज पढ़ोगे कि जो सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस पे सबसे कम इफेक्ट करता है वो क्या होता है, ग्रीन कलर जो होता है वो फोटोसिंथेसिस नहीं करता है, क्योंकि ग्रीन कलर वो पूरा रिफ्लेक्ट कर देता है। फोटोसिंथेसिस होता है ना प्लांट में, जो जिसमें कि हम कार्बन डाइऑक्साइड से क्या बनाते हैं, ऑक्सीजन बनता है, प्लांट हम नहीं, प्लांट बनाता है, जिसके कारण हम लोग जिंदा है। जो कि मेरा कम रहा है, करंट में पढ़ ही रहे होगे कि टेम्परेचर इतना बढ़ रहा है, इतना ज्यादा टेम्परेचर दिन पे दिन बढ़ते जा रहा है, ग्लोबल हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग, ये सब पढ़ रहे होगे ना करंट अफेयर्स में, करंट अफेयर्स भी पढ़ रहे होगे। तो उसमें जो ग्रीन प्लांट होता है, जो हरा प्लांट होता है, वो क्या करता है, हरे रंग को क्या कर देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा, और बाकी सब रंग को एब्जॉर्ब कर लेगा। इसीलिए फोटोसिंथेसिस में ग्रीन कलर का कोई इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, तो हेडिंग डालो कलर ऑफ ऑब्जेक्ट या वस्तु का रंग। ठीक है, इसमें लिखो वस्तु का रंग, कलर ऑफ ऑब्जेक्ट। पहला पॉइंट लिखो, किसी वस्तु का रंग, किसी वस्तु का रंग इस बात पर निर्भर करता है कि, किसी वस्तु का रंग इस बात पर निर्भर करता है कि वह वस्तु प्रकाश के, वह वस्तु प्रकाश के किस रंग को, किस रंग को परावर्तित, यानी कि रिफ्लेक्ट, इंग्लिश वाले रिफ्लेक्ट लिखना है, हिंदी वाले परावर्तित, परावर्तित, ठीक है, करती है, या रिफ्लेक्ट, इसको रिफ्लेक्ट भी बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में परावर्तित। बात समझ में आ रहा है? ये लाल दिख रहा है क्योंकि ये लाल रंग को परावर्तित कर रहा है, इसका टी शर्ट लाल दिख रहा है, मेरा टी शर्ट नीला इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये नीले रंग को रिफ्लेक्ट या परावर्तित कर रहा है, बाकी सारे को एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, इसी में एक पॉइंट लिख लो, यदि वस्तु यदि वस्तु लाल रंग को परावर्तित करती है तो, यदि वस्तु लाल रंग को परावर्तित करती है तो वस्तु का रंग लाल दिखाई देता है, तो वस्तु का रंग लाल दिखाई देता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, यदि वस्तु प्रकाश के, यदि वस्तु प्रकाश के सभी रंग को अवशोषित कर ले, सभी रंग को यदि वस्तु प्रकाश के सभी रंग को अवशोषित कर ले, यानी कि एब्जॉर्ब, और किसी भी रंग को, और किसी भी रंग को परावर्तित ना करे, परावर्तित ना करे, यहां पे डैश, तो वस्तु का रंग, तो वस्तु का रंग सबको पता है काला दिखाई देगा।
ठीक है, यहां तक है। इसका रिवीजन एक बार सारा चीज का कर लेते हैं। स्टार्ट से हम लोग क्या क्या किए, क्लास शुरू की हम लोग प्रकाश की चाल या स्पीड ऑफ लाइट से। प्रकाश की चाल किस पर निर्भर करता है, माध्यम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या उसके अपवर्तनांक पे डिपेंड करता है। ठीक है, हर मीडियम का अलग अलग अपवर्तनांक या उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है। उसके बाद हम लोग देखें कि फॉर्मूला देखें प्रकाश की चाल का, वी यू इज इक्वल टू एन इंटू लैम्डा, एक फॉर्मूला देखें। दूसरा म्यू वाला फॉर्मूला देखें, यू इज इक्वल टू सी बाई म्यू, यानी कि जहां पे कि यू है तुम्हारा प्रकाश की चाल जो कि डिपेंड करता है इक्वल टू सी यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, निर्वात में प्रकाश की चाल, डिवाइडेड बाय म्यू, मतलब यानी कि अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इस फॉर्मूला से हम लोग दो तीन चीजों का हम लोग म्यू अगर बता दिए तो प्रकाश की चाल निकाल लिए। तो वायु में हम लोग को पता ही है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उसके अलावा बर्फ में देखें हम लोग कितना 2.3। ठीक है, पानी में हम लोग देखें 2.25। ठीक है, कांच में हम लोग देखें 2 सिर्फ। ठीक है, और लास्ट में हम लोग हीरा में देखें तुम्हारा 1.24। जिसका जस्ट उल्टा फॉर्मूला में हम लोग कर लिए। अगर म्यू निकालना है, यू दिया हुआ है, मतलब किसी मीडियम का किसी माध्यम का अपवर्तनांक निकालना है और उसमें उस माध्यम में प्रकाश की चाल दिया हुआ है, तो हम लोग निकाल लिए। इस तरीके से हम लोग 4-5 चीज का म्यू निकाल लिए। ठीक है, एक बात इंपॉर्टेंट देखे, फिर रंगों की बात की है जब अलग अलग, तो हर अलग अलग रंगों की प्रकाश की चाल क्या होती है, अलग अलग होती है। कहां कहां, कौन से दो जगह छोड़ के, एयर और वैक्यूम छोड़ के बाकी सारे जगह अलग अलग होती है। लॉजिक से भी सोचो एक बार, इस चीज को लॉजिक से भी सोच सकते हो। अगर अलग अलग रंग का अलग अलग स्पीड होता तो जो ये प्रकाश जो हमको रोज सूरज की रोशनी दिखता है वो अलग अलग रंग का दिखता। बात समझ रहे हो, जो मेरा जो सूरज से जो रोशनी आ रहा है हम तक, वो जो व्हाइट लाइट आ रहा है ये मेरा, ये हमको एक ही व्हाइट लाइट दिख रहा है ना। अगर इसमें ये जो विबग्योर है, अलग विबग्योर है जो पूरा, ये अगर सब अलग अलग होता तो पहले मेरे पास वायलेट पहुंचता, या फिर उसके बाद सबसे पहले मेरे पास रेड पहुंचता, सबसे ज्यादा स्पीड रेड का है, और सबसे पीछे मेरे पास वायलेट पहुंचता है ना। ये बात समझे, अगर निर्वात में अलग अलग रंगों की चाल अलग अलग होती तो सूरज से 7 रंग आ रहा है, व्हाइट लाइट आ रहा है, मतलब श्वेत प्रकाश आ रहा है, उसमें क्या है 7 रंग है मेरा विबग्योर, सूरज से 7 रंग हम तक आ रहा है। अगर निर्वात में उन 7 रंग का चाल अलग अलग होता तो सबसे पहले मेरे पास कौन सा पहुंचता, रेड पहुंचता, और सबसे लेट से मेरे पास वायलेट। तो इसका मतलब हमको ऐसे ही पूरा प्रकाशी रेनबो दिखता रहता हमेशा, ऐसा होता है नहीं होता है। इसका मतलब वो 7 रंग मेरे पास क्या है, एक साथ पहुंच रहा है। इसका मतलब 7 रंग का चाल मेरा निर्वात और हवा में बराबर है। जैसे ही उसको अलग अलग चीजों में डालोगे उसका रंग जो है, रंग का जो चाल है वो क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। जैसे बचपन में हम लोग फिजिक्स का एक एक्सपेरिमेंट किए थे, एक प्रिज्म रहता था, शीशा का इतना बड़ा रहता था, उसमें लाइट डालते थे तो 7 रंग में वो बढ़ जाता था। क्यों बढ़ता हुआ दिखता था, एक तो डिफ्रैक्शन होता था और दूसरा तुम्हारा दिखता था इसका मीडियम का स्पीड भी अलग अलग है। ठीक है, उसका एक और रीजन था कि रिफ्रैक्शन होता था, अलग अलग लाइट का रिफ्रैक्शन भी होता था, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हो गया तुम्हारा, ये यहां तक पढ़ लिया। फिर हम लोग आगे कि 3 तरह का मेरा कलर होता है, रंग जो होता है उसके 3 प्रकार में उसको बांट दिया, प्राथमिक रंग, सेकेंडरी रंग यानी कि द्वितीय रंग, और तीसरा पूरक रंग यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री रंग। ठीक है, प्राथमिक रंग हम लोग अपना याद कर ही लिए, RGB। ठीक है, उसके बाद हम लोग का द्वितीय रंग हो गया येलो, मैजेंटा और सियान। ठीक है, फिर पूरक रंग वैसे 2 रंग है जिनको मिलाने से वो श्वेत प्रकाश बन जाए या व्हाइट रंग बन जाए। तो रेड और सियान जो है आपस में क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री रंग। अगर रेड और सियान एक साथ ले लो तो दोनों मिलकर क्या बना देंगे, व्हाइट लाइट। उसी तरीके से ग्रीन और मैजेंटा और ब्लू और येलो, ये सारे जो है आपस में क्या है, ये दोनों पूरक रंग है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, क्योंकि एक दूसरे को पूरा करके ये श्वेत प्रकाश बन जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़े, लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़े कि किसी भी रंग का, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो है वो रंग क्या होता है, किसी भी वस्तु का रंग क्या होता है। उसका रंग वही होता है जो रंग को वो परावर्तित करता है यानी कि रिफ्लेक्ट करता है, और बाकी रंग को वो अवशोषित यानी कि वो एब्जॉर्ब कर लेता है। काले रंग का चीज काला इसलिए दिखता है कि वो सारे रंगों को अवशोषित कर लेता है।
और नेक्स्ट आगे लिखवाएंगे कि नेक्स्ट क्लास में कि उजला जो है वो सारे को क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, इसीलिए वो व्हाइट दिखता है। ठीक है, कोई डाउट यहां तक? सबको समझ में आ रहा है? स्पीड ठीक है ना? स्पीड देखो, इससे ज्यादा स्लो रखेंगे ना तो वेस्ट होगा। हमको लगता है कि थोड़ा सा फास्ट रखना, तुमको फास्ट थोड़ा कैच करना पड़ेगा, तभी तो तुमको एग्जाम में कितना टाइम मिलता है, बहुत कम। ये जितने भी एसएससी वगैरह में मेन तो टाइम का ही प्रॉब्लम आ जाता है। 2-4 घंटा दे दो तो सबसे सब क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन टाइम का ही इशू आता है मेन। चलो ठीक है, थैंक यू।